कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कनाडा पहुंचने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। तो पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कैनानिकस में सदस्य देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के अलावा कई वैश्विक संस्थाएं और आउटरीच में हिस्सा ले रहे देश भारत, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होंगे। भारत के लिहाज से भी यह G7 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान की बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NS शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। तो मार्क कार्नी के साथ में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ में जो मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 समिट के साइडलाइंस पर, वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और G7 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक क्या कुछ उस पर हुआ है ये हम आपको समझाने बताने की कोशिश करेंगे। G7 समिट में अब तक के अपडेट है, हम आपको देते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
साफ तौर पर कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 सम्मेलन अचानक बीच में छोड़ दिया है और वो अमेरिका वापस लौट गए हैं। उन्होंने कहा है कुछ बड़ा होने की उम्मीद रखिए। ट्रंप ने इजराइल ईरान तनाव के बीच तेहरान खाली करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। G7 ने इजराइल का समर्थन किया है, साफ तौर पर ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता का स्रोत बताया है। तो एक सुर से जो G7 नेता थे उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। G7 का बयान कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर अमेरिका और G7 के देश ईरान को परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं। G7 नेताओं के बयान है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ इजराइल का, उसका समर्थन करता है G7 के देश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि रूस को भी G7 से बाहर रखना गलती रही है। रूस को G7 में इंक्लूड किया जाना चाहिए, अब ये ट्रंप कह रहे हैं। G7 नेताओं ने ट्रंप से व्यापार युद्ध कम करने की अपील की है। जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको लेकर के जो तमाम द्विपक्षीय बातचीत हुई है G7 नेताओं में, उसमें उन्होंने ट्रंप से इस बात की अपील की है। ईरान इजराइल युद्ध विराम की बात करने पर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों पता नहीं कैसे इसको ये कह रहे हैं कि वहां पर युद्ध विराम की बात है, जबकि मैं कुछ और बड़ा करने जा रहा हूं। G7 नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं, एक दूसरे के साथ में बैठे हैं। तमाम जो G7 के देश हैं और यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में बैठी हैं। G7 नेताओं ने मध्य पूर्व पर अनौपचारिक बैठक भी की है, यानी कि जो अनऑफिशियल बैठक की है। यूक्रेन और ईरान परमाणु कार्यक्रम से लेकर व्यापार तक के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं कि किस तरह से जो G7 के नेता हैं वो आपस में मिले बैठे हैं और एक दूसरे के साथ में बातचीत की है। अब इसमें हम भारत की भूमिका की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारत जरूरी है। भारत इसका अंग नहीं है G7 का, फिर भी भारत जरूरी है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार अतिथि देश के तौर पर उसको आमंत्रित किया जाता रहा है। लगातार छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं 2019 के बाद से लगातार। दुनिया भारत की बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस कर रही है। जो भारत लगातार बढ़ रहा है उसको दुनिया के देश भी महसूस कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वैश्विक भूमिका बदल रही है। तो जब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देश के साथ बदल रहे हैं, तो ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत दुनिया भर में और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। G7 देश भारत को एक सफल लोकतांत्रिक जिम्मेदार देश के तौर पर देखते हैं, कोई रफ या रोग स्टेट नहीं है। और ऐसे में भारत जब एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक देश है तो उससे पॉजिटिव वाइब्स की उम्मीद की जा रही है कि वो एक अपनी सकारात्मक भूमिका विश्व मंच पर जैसे पहले निभाता रहा है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व है। चीन के लिहाज से भी ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आक्रामक नीतियों के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक जो उपलब्धता है वो बहुत जरूरी है। भारत ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, जो विकासशील देश हैं उनकी चिंताओं से अवगत कराएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। भारत जैसे देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना आसान होगा, क्योंकि भारत जैसे जो देश है वो ग्लोबल साउथ की बात भी करते हैं, तो उनको अगर सहमत कर लिया तो ग्लोबल साउथ को भी मनाया जा सकेगा। वैश्विक चुनौतियों पर भारत का बढ़ता योगदान है। जो तमाम वैश्विक चुनौतियां हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या दूसरी चीजें हो, उस पर भारत का योगदान लगातार बढ़ता रहा है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर भारत की बड़ी भूमिका रही है और इसलिए भी भारत का यहां पर रहना जरूरी हो जाता है। वैश्विक मंचों पर सक्रियता और कूटनीतिक पहल से पीएम मोदी एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। तो मोदी जी का अपना एक प्रभाव है, अपनी एक प्रेजेंस है और इसलिए भी भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनकी जो कूटनीति है उसकी दुनिया के जो देश हैं वो कायल हैं। तो वैश्विक मंचों पर उनकी सक्रियता और उनकी कूटनीति के सब कायल हैं। तो सबको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारत की मौजूदगी ऐसे मंच पर बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी का क्या एजेंडा है, भारत का क्या एजेंडा है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत भी दे दिया कि ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे, उनकी प्राथमिकताएं उठाना, AI फॉर ऑल को बढ़ावा देना। तो जो तमाम तकनीक है वो सब तक पहुंचे,
कोई भी देश उसमें छूटे ना, ये भारत का कहना है। और ऐसे में ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री उठाएंगे। द्विपक्षीय संबंध कनाडा, अन्य G7 देश और जो अतिथि देशों के साथ जो वार्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि शुरू में कहा कि चाहे वो कनाडा हो या दूसरे देश हो, उनके साथ में जो प्रधानमंत्री की साइडलाइंस में G7 के शिखर सम्मेलन के जो वार्ता होने वाली है, बातचीत होने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक मुद्दे, ऊर्जा, AI, आर्थिक स्थिरता, शांति और कूटनीति, तो लगातार जो चाहे वो जो वेस्ट एशिया हो या फिर जो दूसरे क्षेत्र हों, जो वहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, ऐसे में जो वैश्विक मुद्दे हैं उसमें जो भारत की भूमिका है, जो भारत का से है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद का विरोध लगातार भारत करता रहा है और इस मंच पर भी करेगा। पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया है भारत ने, और एक बार फिर यहां पर भारत ये बात जरूर रखेगा कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़ा है और उसको दुनिया का समर्थन चाहिए। भारत की भूमिका वैश्विक शांति, नवाचार और विकास में, जैसा कि कहा कि जो भारत की बढ़ती हुई भूमिका है वैश्विक जो तमाम मुद्दे हैं उनके योगदान में, तो उसके समर्थन में, तो ऐसे में ये जो है भारत की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत बेहतर हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, भारत की भूमिका और G7 जो समिट है ओवरऑल, उसको आपने इसके जरिए समझा होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये समिट और इसमें भारत की क्या भूमिका होने वाली है। और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय भी रहेगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है कनाडा में PM मोदी